हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरन एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल को। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं हेनरी फ्यूल जी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हेनरी फ्यूल जी को कहा क्या जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी, इन नाम से हेनरी फ्यूल जी को जाना जाता है। अब आइए देखते हैं हेनरी फ्यूल जी के कुछ बायोग्राफी के बारे में। हेनरी फ्यूल जी जो थे ये थे फ्रांस के माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग एग्जीक्यूटिव, ऑथर रहे हैं और डायरेक्टर ऑफ माइंस, ये सब चीज़ें ये रह चुके हैं। और इन्होंने डेवलप्ड किया जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे क्या कहा गया, फ्यूलिज्म कहा गया। अब देखते हैं इनका जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है। वो 1841 में हुआ है और कहाँ हुआ है, इस्तांबुल तुर्की के अंदर। उसके बाद इनकी मृत्यु की बात करेंगे 1925 में पेरिस फ्रांस के अंदर हुई है। और इनका एजुकेशन की बात करेंगे तो ये हुए हैं एकोल डेस माइंस डी सेंट इटिनेन, और 1860 में हुआ है यहाँ से। और इनकी जो वाइफ रही हैं वो हैं एडिलेड सोले। कौन है, एडिलेड सोले। और इनका जो जीवन साथी का टाइमिंग रहा है वह 1875 से 1917। ये कुछ इनके बायोग्राफी हैं। अब इनके कुछ बुक्स देख लेते हैं। इनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और एक बुक है हेनरी फ्यूल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये दो मेन बुक है इनके द्वारा जो लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं इनके द्वारा 14 प्रिंसिपल को दिया गया। ये कैसे दिया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्रांस के अंदर क्या थे, माइनिंग इंजीनियर थे। उससे पहले एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो उन्होंने वर्क किया उस फैक्ट्री के अंदर, उन वर्क को देखा, वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ थी, उनको समझा और वहाँ पर देखा कि वर्क को किस तरह से लेट से किया जा रहा है, क्या इसके नुकसान हो रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी डेवलप्ड किया। उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया मैनेजमेंट का, उसे ही क्या कहते हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जिससे क्या करता है, हुआ उस समय कि वर्क जो है वो इफ़िशियंट तरीके से होना शुरू हो गया। तो उनके अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल को दिए हैं। और इन 14 प्रिंसिपल को याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा कि इसे किस तरह से आसानी से याद हम लोग रख सकते हैं। और जो ये 14 प्रिंसिपल है, इसको अगर गौर से हम लोग देख के समझते हैं तो उसके बाद पता चलता है वास्तव में उस समय जो ये सिद्धांत उन्होंने दिया, इसके आधार पर कोई भी काम आसानी से हो सकता है और किसी भी लक्ष्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन 14 प्रिंसिपल को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ वर्क है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर कोई भी काम है, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर आपको लोगों को जैसे पता होगा कि बहुत सारी तरीक़ों के काम होते हैं। जैसे कि अगर एक बिस्किट फैक्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो पहले क्या होता होगा, कहीं आटा के रूप में पिसता होगा, उसके बाद उसे कहीं मिक्स करा जाता होगा, फिर उसे फ्राई किया जाता होगा, उसे पैकिंग किया जाता होगा। तो ये सारे वर्क एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सारे वर्क को अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसीलिए अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो फ्यूल जी ने कहा एक व्यक्ति एक ही काम को करेगा, जिससे क्या होगा कि वह व्यक्ति उस काम का एक्सपर्ट हो जाएगा, जिस वजह से वो काम कम समय में कर पाएगा। और जो नए वर्कर आएंगे, नए एम्प्लॉय आएंगे, उसे भी वो क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए, जिसके बाद उन्होंने ये थ्योरी बताया कि डिवीज़न ऑफ वर्क। तो आपको पता लगा होगा कि अगर वर्क को डिवाइड करा जाए छोटे छोटे हिस्सों में और उस वर्क को अलग अलग व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाए, तो उससे काम क्या होता है, ज़्यादा इफ़िशियंट तरीके से संपन्न हो पाता है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ऑथोरिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, सॉरी, ऑथोरिटी मतलब होता है पावर, ऑथोरिटी मतलब पावर, और जिम्मेदारी, जिम्मेदारी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। ये कहा जाता है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि कोई भी काम अच्छे तरीके से संपन्न हो पाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑथोरिटी यानी कि पावर दिए हैं तो उसके पास जिम्मेवारी भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर अकाउंटेबिलिटी जितनी है उतनी भी क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप लोग वाकिफ़ होंगे। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है या फिर आप बात करें ऑफिस है, ऑफिस के अंदर वर्क हो रहा है, तो अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या काम सही से हो पाएगा। कोई टाइमिंग पे नहीं आ रहा है एम्प्लॉई, कोई लेट आ रहा है,
कोई सही से बर्ताव नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, काम सही से नहीं हो पाएगा और जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, वो जल्द ही समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। तो जो डिसिप्लिन है किसी भी संस्था के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसे फॉलो करना होता है, जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, बेहतर हो पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे, तो कमांड करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो कमांड करने वाला क्या होगा, व्यक्ति होगा, वो कितने होने चाहिए, वो एक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, एक। अब एक व्यक्ति क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर देखो ये कमांड करने वाला, यहाँ पे आपको व्यक्ति दिख रहा होगा ना, ये सारे वर्कर एम्प्लॉय जो भी हैं, इनको कमांड करने वाले व्यक्ति कितने हैं, एक। जिससे ये क्या होता है, अब इनके ऑर्डर्स को सही से फॉलो करते हैं और जो भी कार्य होते हैं सही से करते हैं, मिलजुल के करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है और इससे कोई भ्रमित नहीं होता है। एक लीडर की यहाँ पे प्रस्तुति होती है, तो लीडर एक होनी चाहिए, ना कि लीडर अनेक। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हमारे पास ये निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, इतने सारे एम्प्लॉय या वर्कर हैं जिसे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं किसी भी वर्क को लेके। ये कह रहे हैं कि हमारा एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है। तो ये उसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सब मिलके अगर इस काम को किया जाए तो हम कर सकते हैं। अगर आप ही बताएं, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति डायरेक्ट करने वाला है, यहाँ पे दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इस तरह से काम करो, कोई बोलता है इस तरह से इस गोल को प्राप्त करना है, ये बोल रहा है इस तरह से करना है। इससे क्या होता है कि दिग्भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज रह जाएगा कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा नहीं करें, किन का बात मानना है, किन का बात नहीं मानना है। तो डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति एक होना चाहिए और गोल एक होना चाहिए, जिससे क्या कर सकता है, कोई एम्प्लॉय उस गोल को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। अब नेक्स्ट जो इनके प्रिंसिपल है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इनमें क्या कहा जाता है कि सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखा जाता है, बल्कि अपने के साथ साथ मतलब कि सभी लोगों का इंटरेस्ट को देखा हो, यही कहा जाता है इस प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये व्यक्ति को आप लोग पहचान रहे होंगे, कौन व्यक्ति है, जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इन सबको साथ ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, मिलजुल के काम करने की बात कहा जा रहा है। जिस कोई भी अगर एक वर्क है, कोई भी अगर एक वर्क है, उसमें कोई एक व्यक्ति अपना इंटरेस्ट नहीं देखेगा, बल्कि देखेगा कि सबका इंटरेस्ट इसके अंदर है या नहीं है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू और इसे क्लियर मैं करना चाहूँगा, एक मिनट। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एम्प्लॉय है, अब वहाँ पे एक वैकेंट सीट है एक कंपनी के अंदर, और उस एम्प्लॉय का भी बच्चा है, ठीक है, और एक अन्य बच्चा है। और जो अन्य बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है, वो अच्छे तरीके से वो काम को करने जानता है। और दूसरा वो एम्प्लॉय का बच्चा है। अब वो एम्प्लॉय का बच्चा उतना कुछ नहीं जानता, बट दोनों का सिलेक्शन होना है, किसी दोनों में से किसी एक का होना है। वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर जो बैठा हुआ है वो सोच रहा होगा कि अगर मैं अपने बेटे को कर लेता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर वो लड़का जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो एम्प्लॉय का बच्चा नहीं है, अगर उसे सेलेक्ट करता है, आपको पता है कि वो बच्चा क्या है, तेज है, समझदार है, सारे वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है। अगर वहाँ पर उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है तो वो क्या होगा, जनरल इंटरेस्ट के लिए बात होगा कि नहीं, वो कंपनी को आगे बढ़ाने की बात करेगा कि नहीं। तो बेसिकली यही होता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है रेमूनरेशन। यहाँ पर जो श्रमिक मिलता है, जो सैलरी मिलता है, उनकी बात हो रही है। अगर एम्प्लॉय को उनके मन मुताबिक सैलरी नहीं मिल रहा है, वो काम अच्छे से कर रहा है, उसके बावजूद उसको सही से सैलरी नहीं मिल रहा है, तो क्या उसका माइंड सही रहेगा, माइंड अस्थिर रहेगा, वो सोचेगा कहीं और मैं ट्राई करता हूँ या कुछ और, मैं इस सैलरी से संतुष्ट नहीं हूँ, तो कहीं वो अपना काम जो है पूरी फोकस के साथ नहीं कर सकता है। वही उसकी अगर रेमुनरेशन जितनी है वाजिब में उसे मिल रही है तो वो खुश रहेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, कंपनी को
अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में वो क्या करेगा, सहयोग करेगा, जिससे वह कंपनी के साथ साथ अपना गोल, दोनों का गोल क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो रेमुनरेशन के बारे में हेनरी फ्यूल जी ने कहा कि आप रेमुनरेशन को कट करने की बात मत करो, रेमुनरेशन जितनी जेन्युइन है उतना क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है जो कोई भी वर्क है उसे आप दो भागों में डिवाइड कर दो। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो होगा सेंट्रलाइज और दूसरा हो जाएगा डिसेंट्रलाइज। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सेंट्रलाइज होता है, क्या होता है, सेंट्रलाइज, उसमें कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक व्यक्ति लीड कर रहा होता है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है इन्होंने इसे ग्रुप में बांट दिया। यहाँ पर ये 4 व्यक्ति जो हैं इसके हेड ये हैं, ये जो 3 व्यक्ति हैं इसके हेड ये हैं, यहाँ पे जो 4 व्यक्ति हैं इसके हेड ये हैं, ये 2 के ये हैं, फिर ये 4 के हेड कौन है, ये हैं। तो इस तरह से बांट दिया गया। अब जहाँ पे ज़रूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक तरह के कार्य हो रहे हैं वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, फिर वहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है। जहाँ पे अलग अलग तरीके के कार्य हो रहे हैं वहाँ पे क्या किया गया, अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुपरवाइजर आप बोल सकते हैं, ये कौन से, ये इसे सुपरवाइजर आप बोल सकते हैं। और इन्होंने इतने व्यक्तियों को अपने अंदर देख रहे हैं कि काम किस तरह से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा दोनों तरह की बातें होनी चाहिए। जहाँ सेंट्रलाइज की ज़रूरत है वहाँ सेंट्रलाइज करो, जहाँ डिसेंट्रलाइज की ज़रूरत है वहाँ पे क्या करो, डिसेंट्रलाइज करो। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो है स्केलर चेन। इसे आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यूज भी उठकर आते हैं। तो सबसे पहले अब इसे भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। स्केलर चेन के अंदर क्या कहता है, यहाँ पे एक चेन होता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो, अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो की बात करें, अगर ये है हमारा लोअर लेवल का एम्प्लॉय और यहाँ पे सबसे बड़ा बॉस, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं होना चाहिए, बल्कि कहा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो स्टेप वाइज में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, स्टेप वाइज में होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है पहले ये आर से कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ आर के बाद आर से गया क्यू के बाद पी के बाद फिर ए। इस तरह से इन्फॉर्मेशन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन हेनरी फ्यूल जी ने कहा कि अगर इमरजेंसी की स्थिति हो, किसकी स्थिति हो, इमरजेंसी की स्थिति हो, तब गैंग प्लैंक के जरिए आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का फ्लो कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या हो गया, आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर इस तरह से लेट से इन्फॉर्मेशन पहुँचता है तो तब तक में ऑर्गेनाइजेशन तो जल के राख हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी का कंडीशन है तो उस समय में क्या कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन के डायरेक्ट जो है गैंग प्लैंक के थ्रू डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं, अगर मान के चलिए कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो एकदम बेकार हो गया है, क्या हो गया है, एकदम रॉ मटेरियल बेकार हो चुका है, तो उस स्थिति में जो हमारे फिनिश गुड्स तैयार हो रहे हैं वो क्या होंगे, वो भी ख़राब होंगे। तो इस स्थिति में भी ये जो है एक तरह का इमरजेंसी केस हो जाएगा। और क्या होगा कि इस स्थिति में भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का फ्लो कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, गैंग प्लैंक। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि स्केलर चेन के अंदर क्या हम कभी भी ऐसा स्थिति होता है जो कि हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का फ्लो कर सकते हैं, तो कहिएगा जी हाँ, और वो स्थिति होता है गैंग प्लैंक या इमरजेंसी के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट वे में हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैन, मशीन, मटेरियल, ये सब क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक प्लेस पे होना चाहिए। अगर इसका प्लेस उल्टा पुल्टा हुआ तो टाइम क्या लग जाएगा, कोई भी काम को होने में ज़्यादा हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि जहाँ पे मैन है, मशीन है, मटेरियल है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे क्या हो कि काम बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विटी। इक्विटी को कौन नहीं जानता है भाई। इक्विटी का मतलब होता है समानता, हर चीज़ में समानता होनी चाहिए, ठीक है। वो इम्प्लाई जो भी काम कर रहे हैं वो हर चीज़ में समानता, चाहे वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे आप लोग, या फिर जेंडर के आधार पे आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे, या काले या फिर गोरे के आप तरह भेदभाव नहीं करेंगे।
तो इक्वलिटी अगर बनी रहेगी संस्था में तो उससे क्या होगा कि सारे एम्प्लॉई अपने अच्छे से काम करेंगे और मन लगा रहेगा और मिलजुल के करेंगे। तो इससे क्या होता है, अगर भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी तो वो एम्प्लॉई क्या करेगा, अगर कितना भी अच्छा एम्प्लॉई है वो आप यहाँ से काम छोड़ के जा सकता है या फिर अपने मन से काम नहीं करेगा। तो हर स्थिति में इक्विटी बना के रखना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो भेदभाव वाली बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ जाता है स्टेबिलिटी। अब कहा गया है कि यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उसे उस माहौल में ढलने में भी टाइम लगता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति है, अगर नया नया ज्वाइनिंग हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो क्या करेगा कि उसे उस माहौल में ढलने में टाइम लगता है। अब उसे वे तुरंत फायर कर देते हैं या फिर उस पर गुस्सा होते हैं। उसे देखिए, समझिए, अब उसे सेटल होने में टाइम लगेगा। अगर वो व्यक्ति आपके अंदर अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसे निकालने की बात ही नहीं आती है। अब वो व्यक्ति अच्छे से आपके अंदर यहाँ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसे स्टेबल बनाए रखना है। अब देखिए, कोई व्यक्ति आपके यहाँ ज़्यादा दिन से काम कर रहा है तो वो उस काम का क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, और आने वाले समय में वो क्या कर सकता है, दूसरे को भी गाइड कर सकता है। उसके लिए आपको अलग से गाइड रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपका जो है कार्य का जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी का भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब देखिए, फ्यूल जी ने इस सिद्धांत को लेकर क्यों आए कि इनिशिएटिव का मतलब बेसिकली होता क्या है। देखिए, इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने कुछ आइडिया शेयर किया, चाहे वो नीचे लेवल का ही कर्मचारी क्यों नहीं है, तो उसे आप सुने, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत बड़ी बात कह के निकल जाते हैं और ये हमारे दिमाग में आता नहीं है, और नीचे जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उन सब के बारे में बताते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। तो उसे आप इनिशिएटिव लेने की छूट दें, उन्हें बताएं कि आप बोलिए, आपको खुली आज़ादी है, स्वतंत्रता है, आप इस तरह से काम करें, जैसे भी काम कर सकते हैं। आप पहल की भावना को जगाना, एक तरह से इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशिएटिव लेना सही होता है। अगर इनिशिएटिव ले रहा है कोई, एक छोटा एम्प्लॉई बड़े अधिकारी से बात कर रहा है, तो बड़ा अधिकारी अगर डांट देता है उसे, अगर डांट देता है तो आप बताइए वो दोबारा कोशिश करेगा कि कोई इनिशिएटिव ले, नहीं लेगा। तो उसे आप गौर से सुने और उसे समझाएं, उसे आप फॉलो करें, ठीक है। ये होता है इनिशिएटिव। और नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत आता है वो आता है स्प्रिट डी क्रॉप्स। मतलब होता है सहयोग की भावना। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे क्या करना होता है कि सहयोग के द्वारा करना होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करने की बात होती है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के उसे करने की बात होता है। उससे क्या होता है, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो सब क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उस कार्य को कर पाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो होता है टीम वर्क, आप इसे बेसिकली बोल सकते हैं। स्प्रिट डी क्रॉप्स स्प्रिट डी क्रॉप्स मतलब क्या होता है, टीम वर्क। यहाँ पे देख रहे हैं एक टीम बनाकर अपना वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए उसे सक्सेस मिल गई है। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। अभी देखिए, गुजरात टाइटंस, जिन्हें आईपीएल में थोड़ा इंटरेस्ट होगा वो जान पा रहे होंगे। गुजरात टाइटंस, आपको पता है गुजरात टाइटंस की तरफ से कोई एक ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिन पे पूरा दारोमदार था। जैसे आप देख रहे होंगे राजस्थान रॉयल्स, कौन है, राजस्थान रॉयल्स भी फाइनल तक पहुंची ना आईपीएल के, लेकिन वो नहीं जीत पाई। उसमें क्या था, एक था जॉस बटलर, कौन थे, जॉस बटलर, और एक यजुवेंद्र चहल। ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब लीड कर रहे थे, वो पूरा टीम को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं था। वहाँ पे जैसे कि जॉस बटलर बैटिंग में और बॉलिंग में यजुवेंद्र चहल ज़्यादा, लेकिन गुजरात में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कि आप देखिए ना पर्पल कैप है, ना आपका क्या बोलते हैं ऑरेंज कैप है। पर्पल कैप ऑरेंज कैप क्या होता है, जिसे आईपीएल में इंटरेस्ट है पता होगा। पर्पल कैप जो होता है वो एक बॉलर जो ज़्यादा विकेट लेता है वो होता है, और जो बैट्समैन ज़्यादा रन बनाता है ऑरेंज कैप। तो यहाँ पर जो गुजरात टाइटन की मैंने बात करी, तो गुजरात टाइटन्स में क्या था कि टीम वर्क, सब मिलके कोई ना कोई उस दिन रन बना रहा है, कोई 30-40 करके, मतलब टीम वर्क को फॉलो करा गया उसके अंदर, जिससे क्या हुई, उसको सफलता मिली। तो इसीलिए कहा गया कि टीम वर्क का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए फाइनली कुछ कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन के अंदर कहा गया है, दिस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूज्ड मैनेज्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बेनिफिशियल फॉर प्रिडिक्शन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि ये सारे चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही ऊपर लेवल पर लेकर जाएगी।
तो बेसिकली ये है हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। अब हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल है इसे कहते हैं याद कैसे करें, तो चलिए अब उस बात पे आते हैं। अब देखिए हेनरी फ्यूल के कितने प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल। तो इसमें देखिए एक बच्चा है वो अपने पापा जी से क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, डाइड UCUSSR, क्या कह रहा है, डाइड UCUSSR। तो डाइड का रिप्लाई आता है ओ आई सी। तो आप इससे 14 प्रिंसिपल को याद रख सकते हैं। चलिए आइए अब इससे आप इस कोटेशन से आप कैसे याद रखेंगे उन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए जो डाइड UCUSSR है, डाइड UCUSSR, तो इसमें देखिए पहला जो डाइड में डी है उससे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन, डाइड हो गया। अब यूसी में देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, और सी से क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। तो हमारा क्या हो गया, डाइड यूसी, अब फिर है USSR। तो एक यू से हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद एस से हो गया स्केलर चेन, एस से हो गया स्टेबिलिटी, आर से हो गया रेमुनरेशन। ठीक है, डाइड UCUSSR, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा उसका पापा रिप्लाई कहते हैं OIC, तो ओ से हो गया ऑर्डर, आई से इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद सी उससे क्या हो जाएगा, ई से हो गया स्प्लिट डी क्रॉप्स, और फिर एक ई से हो गया इक्विटी, और जो है ये इस इनिशिएटिव के अंदर आ जाएगा एक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ये 14 प्रिंसिपल को। कि आई होप आप लोगों को लगा होगा कि जो 14 प्रिंसिपल है उसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, और जो जिन एक एक चीज़ के बारे में मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, ये भी आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।